के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में ज्योग्राफी विषय से यूजीसी नेट के एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आंसर और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के लगभग वर्ष 2024 से लेकर 2015 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और अभी हम क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन को हल कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में भी विगत वर्षों के हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए फैक्ट। तो उन सभी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है माइक्रो स्केल जिसके सामने है विक्षोभ, ऑप्शन बी है गृहीय स्केल जिसके सामने है पछुआ हवन में तरंगे या पछुआ हवा, या आप इसमें व्यापारिक हवा भी लिख सकते थे। सी है मेसो स्केल टॉर्नेडो और ऑप्शन डी है सिनॉप्टिक स्केल घाटी तथा पर्वतीय हवाएं। ठीक है, ये प्रश्न जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। इसका मतलब समझिए, हम 2024 से शुरुआत हमने इसमें की थी क्लाइमेटोलॉजी के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं और हम वर्ष 2016 तक के प्रश्नों पर पहुंच गए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है और इसमें लगभग सभी जो सेक्शन आपने देखे वो हवाओं से संबंधित है, पवनों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो पवन है उनका वितरण पूरी पृथ्वी में अलग अलग प्रकार से है। हमने इसे डिटेल से पहले पढ़ा भी है, इनकी दिशा भी अलग है ना। कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इनकी दिशा प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशाएं अलग होंगी। वैसे भी आप ध्यान रखें, जब हम ताप कटिबंध की बात करते हैं तो उसके आधार पर पवनें अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। जैसे सबसे पहले हम उच्च कटिबंधीय क्षेत्र की या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र रीजन में जो पवनें प्रवाहित होती हैं हम उनकी बात करते हैं। फिर हम उपोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांश वाली पवनों की बात करते हैं और फिर हम ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाली पवनों की बात करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पवनें, व्यापारिक बीच की जो पवनें होती हैं उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पवनों के रूप में जाना जाता है और सबसे ऊपर होते हैं ध्रुवीय पवनें। मोटे मोटे तौर पर 3 रूपों में इसे विभाजित किया गया है। ये ध्यान रखें कि अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से भी पवनें अलग अलग होती हैं। अब इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि माइक्रो स्केल से संबंधित या जुड़ी हुई पवनें कौन सी हैं। ठीक है, ग्रहीय स्केल से जुड़ी हुई पवनें कौन सी हैं, मेसो स्केल से जुड़ी हुई पवनें कौन सी हैं और सिनॉप्टिक स्केल से जुड़ी हुई पवनें कौन सी हैं। सबसे पहले हम इस पवनों के इन स्केल की बात करते हैं और जानते हैं मैक्रो स्केल को। ठीक है, मैक्रो स्केल, ध्यान रखें, जब हम मैक्रो स्केल की बात करते हैं तो मैक्रो स्केल की पवनों को ही ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है या ग्रहीय स्केल की पवनें कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें मैक्रो स्केल। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैक्रो यानी एक विस्तृत, एक बड़ा आकार। ठीक है, तो मैक्रो स्केल के भीतर या ग्रहीय स्केल के भीतर वे पवनें शामिल होती हैं जो कई सप्ताह तक चलती हैं। कई सप्ताह तक यानी कई महीने भी बीत सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये वे पवनें होती हैं जो कई सप्ताह तक अपरिवर्तित रूप से प्रवाहित होती रहती हैं। यानी इनका जो परिवर्तन है वो नहीं होता, कब तक, कई सप्ताहों तक। यानी यह लगातार क्या होती हैं, पूरे विश्व में कई सप्ताहों तक अपरिवर्तित रूप से चलती रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका विस्तार क्या है, तो मैक्रो यानी ये पूरे विश्व में क्या है, विस्तारित है, विश्व भर में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एक मैक्रो स्केल हो गया। इसीलिए देखिए इसे ग्रहीय स्केल भी कहा जाता है क्योंकि पूरे ग्रह में जो प्रवाहित होती हैं उन्हें मैक्रो पवनों के रूप में जाना जाता है। तो ये कई सप्ताह तक अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित होकर प्रवाहित होती रहती हैं विश्व भर में। यदि मैक्रो स्केल के भीतर पवनों की बात की जाए तो पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें इसमें शामिल हो जाती हैं, पछुआ और व्यापारिक पवनें। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं मैक्रो स्केल के बाद एक और स्केल की जिसका नाम है मेसो स्केल। ठीक है, मेसो स्केल के भीतर प्रवाहित होने वाली वे पवनें हैं जो, ध्यान रखें कि कहां से शुरू होती हैं, ये कुछ मिनटों से शुरू होती हैं और कुछ घंटों तक प्रवाहित होती हैं। ठीक है, कुछ मिनटों से शुरू होती हैं और कुछ घंटों तक प्रवाहित होती रहती हैं, कुछ घंटों
तक ये प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखें ये कौन सा स्केल है, ये मेसो स्केल है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित करती है, यानी कहाँ तक विस्तृत होती हैं, 100 किलोमीटर के रीजन तक ये विस्तृत होती है। उन्हें हम मेसो स्केल में प्रवाहित होने वाली पवनें कहते हैं। तो जो आपने वज्रपात सुना होगा, बवंडर सुना होगा, जो आपने घाटी पवनें सुनी होंगी, घाटी समीर, ठीक है, वे इसके भीतर शामिल होती हैं। घाटी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जो पवनें आती हैं उन्हें हम मेसो स्केल की पवनें कहते हैं। तीसरा पवनें होंगी थोड़ा सा और इसका स्केल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा क्या, माइक्रो स्केल। तो माइक्रो स्केल के भीतर वे पवनें शामिल होती हैं। ध्यान रखें कौन सा स्केल, माइक्रो स्केल, सबसे छोटा, सबसे छोटा पवनों का वह क्षेत्र जो सबसे छोटा हो, माइक्रो स्केल कहलाएगा। तो वायु गति के लिए ध्यान रखें, ये वायु की गति के मापने के लिए ये सबसे छोटी स्केल होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो स्केल कहा जाता है। ये वे पवनें हैं जो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक प्रवाहित होने वाली पवनों को हम माइक्रो स्केल वाली पवनों में शामिल करते हैं। जैसे आपने औद्योगिक क्षेत्र देखा होगा, औद्योगिक क्षेत्र में जो चिमनी है, उन चिमनी के आसपास जो पवनें बहती हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रो स्केल से जुड़ी हुई पवनें। ठीक है, तो देखिए माइक्रो स्केल यानी बहुत छोटा, बहुत छोटे हिस्से में प्रवाहित होने वाली पवनें। तो माइक्रो स्केल के सामने विक्षोभ, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। ग्रहीय स्केल की बात करें या हम मैक्रो स्केल की बात करें तो पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें सब शामिल है, यह भी सुमेलन सही है। मेसो स्केल की बात करें तो मेसो स्केल में अभी हमने देखा ही था, घाटी, पर्वतीय, बवंडर, टॉर्नेडो, ये मेसो स्केल में है, यह सुमेलन भी सही है। चौथा है सिनॉप्टिक स्केल। सिनॉप्टिक स्केल ध्यान रखें मेसो स्केल का ही एक प्रकार है। जैसे हमने मेसो स्केल में क्या पढ़ा था कि कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक चलने वाली पवनें हैं। सिनॉप्टिक स्केल मैक्रो का थोड़ा सा छोटा वर्जन है, ध्यान रखें मैक्रो का ही मैक्रो का क्या है, थोड़ा छोटा वर्जन है, जहां ये कई सप्ताह से कई सप्ताह तक लगातार अपरिवर्तित रूप से बहती है। इसमें जब हम बात करेंगे सिनॉप्टिक में तो ये कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक बहती हैं, कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो हमने घाटी और पर्वतीय हवाओं की बात की थी, घाटी और पर्वतीय समीर दरअसल क्या है, ये ध्यान रखें, ये मेसो स्केल की भीतर आते हैं। ठीक है, तो ये सिनॉप्टिक स्केल थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाएगा क्योंकि ये कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक चलता है। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना होगा, पूछा गया है सही नहीं है, आपके पास कथन क्या है। कथन ए है, यह ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन बी है, यह पृष्ठीय झंझावत के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करती है। ऑप्शन सी है, इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। और ऑप्शन डी है, मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वाताग्र के साथ मिलता है। ठीक है, यह भी जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया था। देखिए, जब भी हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम यानी क्या, यानी पृथ्वी के कौन से हिस्से में, तो देखिए ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ठीक, इसके ऊपर वाले रीजन में, यहाँ पर मध्य अक्षांशों की यदि हम बात करें और यहाँ भी मध्य अक्षांशों की हम बात करें, लगभग 30 डिग्री के आसपास ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आप जब भी आप जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम प्रचंड हवाएं हैं, कौन सी, विषुवतीय क्षेत्र की, परिध्रुवी संचरण के रूप में कार्य करती हैं, विसर्पी आकार में होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी जेट स्ट्रीम की बात की जाएगी तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल हम सभी जानते हैं कितने किलोमीटर, औसत इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, लगभग 18 से 19। जब हम बात करेंगे विषुवत रेखा की तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 17 किलोमीटर तक देखी जाती है। ध्रुवों में ये ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जो पवनें होती हैं, जो विसर्पी रूप में बहती हैं, इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये दरअसल शिफ्ट होता है, इसका ध्यान रखिएगा, परिध्रुवीय रूप से ये होती है। ये ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की, तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम अभी तक जो जेट स्ट्रीम था वह थोड़ी निचले हिस्से में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है ये लगभग समताप मंडल के लेवल पर प्रवाहित होती है। समताप मंडल यानी हम कहाँ की बात कर रहे हैं,
संताप मंडल यानी अब 20 किलोमीटर से ऊपर की बात कर रहे हैं और 50 किलोमीटर तक जा रहे हैं, तो 30 किलोमीटर के आसपास इसे आप मान सकते हैं। तो जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है वह लगभग 23 किलोमीटर के ऊपर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होती है, इसका निर्माण होता है। और ध्यान रखें कि इसकी जो ताप प्रवणता है वह क्या होगी, तीव्र होगी। ध्यान रखिएगा, क्या इसकी ताप प्रवणता क्या होगी, तीव्र देखने को मिलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसका निर्माण शीतकाल में होता है, इसका निर्माण शीतकाल में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, निर्माण ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का निर्माण कब होता है, शीतकाल में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि इसका वेग, जब भी वेग की बात आ जाएगी, देखिए आपने शीतकाल में निर्माण हो रहा है यानी इसका वेग शीतकाल में अधिक होगा। ध्यान रखें, शीतकाल में इसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। और यह बात बिल्कुल सही है कि मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वाताग्र के साथ मिलता है। ठीक है, तो जब भी ध्रुवीय वाताग्र की बात आएगी ध्यान रखिएगा उनका निर्माण वहां पर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमने बात की कि जब की शिफ्ट कब होती है, तो ध्यान रखें जब हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के बारे में, तो जब ग्रीष्म काल होगा, गर्मी की ऋतु आएगी, तो ऐसा देखने को मिलता है कि गर्मी की ऋतु में इसका शिफ्ट ध्रुवों की ओर हो जाता है। कहाँ हो जाता है, ध्रुवों की ओर हो जाएगा, जहां पर थोड़ा सा इन्हें ठंडक मिलेगी। ध्रुवीय वाताग्र है, ठीक है, और वेग इसका शीतकाल में अधिकतम देखने को मिलता है। लेकिन जब गर्मियों की ऋतु, सर्दियों की ऋतु आती है, ग्रीष्म काल में क्या होगा, ध्रुवीय हिस्से में शिफ्ट होगा, और जैसे सर्दी ठंडी की ऋतु आएगी तो भूमध्य रेखा की ओर इसका शिफ्ट होता है। अब हम इनकी कथनों को पढ़ते हैं। कथन क्या है कि क्या सही नहीं है, मतलब गलत क्या है। पहला, यह ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। यह पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करती है, यह भी सही बात है। जब पृष्ठीय झंझावात की स्थिति आती है तो इस पर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, इससे उसकी एनर्जी यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है, यह गलत है। इसका वेग ग्रीष्म काल में नहीं, इसका वेग शीतकाल में अधिक होता है। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कूल्ड जल वह जल है जिसका ऑप्शन ए है जिसका निर्माण ड्राई आइस से किया जाता है, ऑप्शन बी है जो एक विशेष प्रकार का हिम है, ऑप्शन सी है 0 डिग्री तापक्रम के नीचे भी तरल बना रहता है, और ऑप्शन डी है अंशतः तरल तथा अंशतः ठोस होता है। जुलाई 2016 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। जब भी बात आएगी सुपर कूल्ड की, आखिर सुपर कूल्ड अवधारणा है यह क्या है। सुपर कूल्ड अवधारणा का मतलब यह है कि वह स्थिति, अब देखिए इसमें चूंकि जल के बारे में पूछा गया है तो हम जल के बारे में समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये जल है, ठीक है, अभी ये क्या है, द्रव अवस्था में है, और ऐसी स्थिति देखने को मिले कि 0 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए जिसमें जल क्या होता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, यानी यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तब भी ऐसे देखने को मिले कि यह अपने हिमांक में भी ठोस में परिवर्तित ना हो, इसी द्रव अवस्था में बना रहे, तो कहा जाता है कि यह क्या है, यह इस जल की सुपर कूल्ड अवस्था है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसके लिए मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सुपर कूलिंग तब मानी जाती है जब किसी तरल पदार्थ का तापमान, ठीक है, सुपर कूलिंग तब मानी जाती है जब किसी तरल पदार्थ का तापमान कितना हो, उसके जो पदार्थ का तापमान है जिसमें वो ठोस परिवर्तित होता हो, उस अवस्था में भी वो क्या हो, जमाव बिंदु से थोड़ा सा इसका तापमान नीचे चला जाए, यानी जब माइनस में चला जाए तब देखने को मिले कि ये क्या हो गया है, बर्फ बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, सुपर कूलिंग यानी 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है, क्योंकि ये पूछा क्या जा रहा है, जल के बारे में, तो 0 डिग्री तापमान के नीचे भी ये क्या है, तरल बना हुआ है, इसका मतलब जल क्या है, सुपर कूल्ड अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो सुपर कूल्ड की घटना के लिए ध्यान रखिएगा कि हमारे आसपास जो वातावरण है, हमारे लिए सुपर कूल्ड की अवधारणा बहुत आम है। क्यों आम है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो बारिश होती है वह बर्फ के रूप में भी हो रही होती है ना, तो ध्यान रखें, हिम के रूप में जो वर्षा हो रही है या बारिश होती है वो इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस अवस्था में भी कई बार देखने को मिलता है कि जो बर्फ के रूप में बूंदें हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। तो अधिकांश बादलों में जहाँ सुपर कूल्ड जल है, पानी है, वह सुपर कूल्ड जल पानी की बूंदों के रूप में जो पाया जाता है,
इसे ही कहा जाता है कि जब जल का वह क्या है, सुपर कूल्ड अवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने बर्फीली हवाओं की बात भी कर ली। चलिए अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा, यानी आप अधिक ऊंचाई में स्थित है, ठीक है, या आप मान लीजिए कि आप अधिक ऊंचाई में स्थित है, ठीक है, अधिक ऊंचाई में स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बृहत्तर दैनिक तापांतर परास रहता है, ऑप्शन बी है निम्नतर वार्षिक माध्य तापक्रम रहता है, ऑप्शन सी है निम्न दैनिक तापक्रम परास रहता है, और ऑप्शन डी है बृहत्तर दैनिक तापक्रम परास तथा निम्न वार्षिक तापक्रम परास दोनों देखने को मिलते हैं। एक तो दैनिक तापक्रम परास क्या है ये ध्यान रखिएगा, निम्न दैनिक तापक्रम परास क्या है या निम्न वार्षिक तापक्रम परास क्या है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें कि जब हम किसी इकाई ऊंचाई की बात करते हैं, मान लो हमने किसी स्थान पर एक पर्टिकुलर हमने प्लेस लिया, एक ऊंचाई ले ली, ठीक है, तो ध्यान रखें कि प्रति इकाई समय में सेकंड क्या है, 1 सेकंड का मान लीजिए टाइम है, ठीक है, तो पर सेकंड के जो इस टाइम में, इस समय में अगर हम किसी न्यूनतम और उच्चतम तापक्रम के अंतर को देखते हैं, मान लीजिए अभी समय क्या है 1 सेकंड, इस 1 सेकंड में जितना हाई टेम्परेचर गया और जितना निम्नतम टेम्परेचर गया, अब इनके बीच का जो अंतर है इसे ही क्या कहा जाता है, तापांतर। तो तापांतर किसके सापेक्ष मापा गया, समय के सापेक्ष माना गया, इकाई समय में कितना उच्चतम तापमान है कितना निम्नतम तापमान है, इनके अंतर को हमने तापांतर कहा। अब तापांतर यदि दैनिक रूप में देखा जा रहा है तो इसे दैनिक तापक्रम कहा जाता है, दैनिक तापक्रम परास कहा जाएगा, और यदि वार्षिक रूप में देखा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, वार्षिक तापक्रम परास। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा हमें क्या देखने को मिलता है। जब भी हम उच्चावचों के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिए, जो धरातलीय आकृतियां हैं वे तापमान के स्थानिक वितरण पर डिपेंड करती हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, तो तापमान का स्थानिक वितरण क्या है, जरूरी है, और तापमान के प्रादेशिक और स्थानिक वितरण को हमने डिटेल से पढ़ा है। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और सर्च करिए तापमान का दैनिक मतलब स्थानिक वितरण और प्रादेशिक वितरण, आपको डिटेल से वो चीजें कवर की हुई मिल जाएंगी, ताकि आपका कंसेप्ट इस प्रश्न को लेकर क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं किसी भी स्थान में तो ध्यान रखिएगा जो बृहत्तर दैनिक तापांतर परास है, बृहत्तर मतलब जितना भी मैक्सिमम ऊपर का, जो तापांतर परास, जैसे हमने इस अंतर की बात की, यही दरअसल तापांतर परास है, ठीक है, तो जो बेहतर तापांतर परास है एवं निम्न वार्षिक माध्य तापांतर परास है, इसमें वार्षिक रूप से भी देखा जाएगा और दैनिक रूप से भी देखा जाएगा। तो दोनों स्थितियां हैं, यदि दैनिक है तो सबसे जो मैक्सिमम होगा बृहत्तर होगा, वार्षिक है तो जो सबसे मिनिमम या निम्न होगा। ये दोनों तापक्रम परास आपको उस स्थिति में प्राप्त होंगे, ऊंचाई के मामले में भी और घाटी के सबसे बीच के, आप कह सकते हैं सबसे ऊंचे वाले स्थान पर। तो कोई घाटी में कितना ऊंचा स्थान है या कहीं भी ऊंचा स्थान है, इन दोनों का हम दैनिक बृहत्तर दैनिक तापांतर परास भी देखेंगे, और वार्षिक रूप में जो निम्न वार्षिक माध्य तापांतर परास है हम वह भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जहां पर बृहत्तर दैनिक तापांतर परास और निम्न वार्षिक माध्य तापक्रम होगा, दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब हम तापक्रम परास की बात करते हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उस रीजन के तापांतर की। तो अभी जहां भी तापक्रम शब्द आया है यदि हमने वहां तापांतर बोल दिया है तो भी वह सही हो जाएगा। तो तापक्रम परास है तो तापांतर माना जा सकता है। ठीक है, परास का मतलब ये है कि एक हम पूरा उस रीजन के रेंज को लेकर चल रहे हैं, तो जब हम रेंज को लेकर चलेंगे तो हम उसके अंतर की बात करते हैं, है ना। तो इस प्रश्न के सही जवाब में ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। अभिकथन ये कह रहा है कि चक्रवात यानी हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता है, और ऑप्शन का जिसका कारण आर क्या बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, कूट है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन बी है।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। जुलाई 2016 वाले प्रश्न पत्र में ही ये प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसकी, चक्रवात की, चक्रवात क्या है, ये हवाओं का बहुत तेज बवंडर है। तो जिस भी रीजन में, जिस महासागरीय क्षेत्र में या आसपास क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और ऐसा देखने को मिलेगा बहुत तेजी से हवाएं बवंडर के रूप में ऊपर की ओर उठती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर इसके हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो जहां लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हवाएं क्या हो रही है, बहुत तेजी से देखिए ऊपर की ओर उठ रही हैं। हाई प्रेशर से हवाएं इस स्थान को भरने की कोशिश करती है, तो जैसे ही भरने की कोशिश करती है, बहुत तीव्र गति से हवाओं का बवंडर ऊपर की ओर उठ जाता है, और इसे हम कहते हैं चक्रवात। ये चक्रवात की आंख का स्थान है। यहाँ मौसम साफ रहता है, यहाँ बारिश नहीं होती, वैसे भी लो प्रेशर है, नहीं होगी। ठीक है, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहां पर बारिश होती है बहुत तीव्र। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में, चक्रवातों के बारे में। ये चक्रवात कहाँ पर बन रहे हैं पूरी पृथ्वी में, इस आधार पर भी चक्रवातों के प्रकार हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय रीजन में बन रहे हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। यहाँ वाले रीजन में बन रहे हैं तो आपको अलग नामों से जाने जाएंगे, जैसे शीतोष्ण जो चक्रवात है वो इस रीजन में बनने वाले चक्रवात है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे चक्रवातों के बारे में, प्रश्न क्या पूछा गया, चक्रवात, हरिकेन। हरिकेन दरअसल चक्रवात का ही नाम है, प्रकार है। तो ये कहाँ पर निर्मित हो रहा है, इस आधार पर इसके नाम दिए गए हैं। जैसे अलग रीजन में टाइफून, अलग रीजन में हरिकेन, अलग रीजन में चक्रवात कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है, चक्रवात, हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता। विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी कहाँ की बात कर रहे हैं, 0 से 5 डिग्री के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री से 5 से 8 अक्षांश के बीच विषुवत रेखीय चक्रवातों का निर्माण नहीं होता, या चक्रवातों का या हरिकेन का इस रेंज में निर्माण नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, विषुवत रेखीय के इस रेंज में चक्रवातों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इस रीजन पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है। अभी देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। यह गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जब पृथ्वी इस तरीके से अपने अक्ष पर घूमती है, तो इस घूमने के क्रम में जो आसपास की वायु में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिस बल के कारण उत्पन्न होता है, उसे ही कहते हैं कोरियोलिस बल। और पृथ्वी की यहाँ इस वाले हिस्से पर कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे अधिकतम कोरियोलिस बल कहाँ कार्य करता है, ध्रुवों पर काम करता है। ठीक है, तो इस कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इस रेंज में जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर चक्रवात या हरिकेन उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ए सही है आर गलत है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका कारण यही है कि 0 से 5 डिग्री, आप मान लीजिए 5 से 8 डिग्री, 5 से 8 डिग्री की डिस्टेंस पर चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है, कोरियोलिस बल के सबसे कम न्यूनतम प्रभाव की वजह से। 0 भी आप कह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम ज्यादा सही रहेगा। ध्यान रखें, जो कोरियोलिस बल है उसका न्यूनतम प्रभाव इस रेंज पर होता है, जबकि जो शेष ऊपर वाले रीजन है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय सबसे भयानक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर इस वाले रीजन में 30 के आसपास मानकर चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी थी जो हमने पढ़ी। और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर ये पूरा टॉपिक डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी का शुक्रिया।